नमस्कार मित्रों, आज भावगंगा के 148वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज धूप काफ़ी तेज़ है क्योंकि समय 7:25 के आसपास हो रहा है, तो काफ़ी तेज़ धूप है। एक तरह से मेरा धूप स्नान हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। सुबह की धूप और सूर्य को प्रणाम करता हुआ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का प्रोग्राम लंबा नहीं होगा, आधे घंटे के आसपास ही हम लोग इसको कर लेंगे। और एक लघु कथा आपके सामने रखते हैं जो पिछले साल मैंने फेसबुक और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, और उसके जो निहितार्थ थे वो भी लिखा था। आज खूब पसीना हो रहा है, अच्छा है, पसीना भी निकलना चाहिए। धूप स्नान, भाप स्नान, ये सब ज़रूरी है शरीर के लिए। तो वो कहानी आपके सामने रखता हूँ, और हम लोग मनुष्यों के लिए भी बहुत ज़रूरी कहानी है। एक बकरी के पीछे शिकारी कुत्ते दौड़े। एक बकरी के पीछे शिकारी कुत्ते दौड़े। बकरी जान बचाकर अंगूरों की झाड़ी में घुस गई। कुत्ते आगे निकल गए। बकरी ने निश्चिंतता पूर्वक अंगूर की बेलें खानी शुरू कर दी और जमीन से लेकर अपने गर्दन पहुंचे उतनी दूर तक के सारे पत्ते खा लिए। पत्ते झाड़ी में नहीं रहे। छिपने का सहारा समाप्त हो जाने पर कुत्तों ने लौटते समय उसे देख लिया और मार डाला। सहारा देने वाले को जो नष्ट करता है उसकी ऐसी ही दुर्गत होती है। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन निहितार्थ देखिए। सहारा देने वालों को जो नष्ट करता है उनकी ऐसी ही दुर्गति होती है। मनुष्य भी आज सहारा देने वाली जीवनदायिनी नदियों, पेड़ पौधों, जानवर, गाय, पर्वतों आदि तथा प्रकृति, पर्यावरण और साथ ही परिवार, समाज, देश, अपने देश के संविधान और धरती के प्रति प्रेम तथा धरती नहीं रख पा रहा है और धरती को नुकसान पहुंचा रहा है, और इन सभी का परिणाम भी अनेक आपदाओं के रूप में भोग रहा है। इन्हें बचाइए, अपना आज और कल सुरक्षित करिए। इन्हें बचाइए, आज और कल सुरक्षित करिए। भुवनेश्वर जी सामने हैं। उन्होंने कल भावगंगा के कल के अंक पर जो प्रतिक्रिया लिखी है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये प्रतिक्रियाएं हौसला देती हैं और उत्साह बनाए रखती हैं कि भावगंगा करीब करीब रोज़ किया जाए, ये साधना निरंतर चलती रहे, इसका सकारात्मक प्रयोग होता रहे, इसका परिणाम आता रहेगा। आज की भावगंगा में लघु कथाओं का व्यंग्यात्मक किंतु सच्चाई भरा संदेश सुनकर मिलीजुली अनुभूति हुई। पहली लघु कथा में जब चिड़िया वृक्ष से संवाद करके घोंसला बनाने की अनुमति मांग सकती है तो मना करने पर उसका कारण भी पूछ सकती है। मेरा मतलब पूछना चाहिए, या फिर वृक्ष जो कि उसके भले के लिए मना किया कारण भी बता देता तो चिड़िया उसे धन्यवाद देती। आप हमें प्रोत्साहित करते हैं, इसके लिए आपका आभार। जबकि अक्सर आपके भाव एवं दर्शन को ही हम अपना शब्द देते हैं। अडानी अंबानी पर कटाक्ष तो बस लगा कि यह तो कहीं न कहीं अपने पर ही है, क्योंकि सरकार हम ही बनाते हैं और प्रधान एवं मुख्यमंत्री हम ही चुनते हैं। पड़ोसी देशों से संबंध इसके सत्ता में बैठे लोगों के हाथों में है। दरअसल व्यक्ति तो जुड़े हुए हैं, सत्ताएं केवल विभाजन करती हैं, क्योंकि विभाजन के आधार पर जब कोई निहित स्वार्थ वाली सत्ता व्यवस्था में आती है तो वह विभाजन करती है, और अगर सबके कल्याण वाली सत्ता आएगी तो
जैसा कि भारत के संविधान में लिखा है, केवल अपने देश का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण करेगी। तो आपने सही कहा है कि पड़ोसी देशों से संबंध इसके सत्ता में बैठे लोगों के अक्सर उनके हाथों में हो जाता है। तो आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। और इधर YouTube पर सब्सक्राइब करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इस बात की खुशी है। और लगता है कि 1-2 महीने में हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स की संख्या तक पहुंच जाएंगे। एक बार फिर आप लोगों से आग्रह है, और मैं भी कोशिश करूंगा अपने मित्रों से या जो भी जिनसे संपर्क होगा, संवाद होगा, कि वो उनसे आग्रह करते रहें कि सब्सक्राइब करें या सब्सक्राइब अपने मित्रों को प्रोत्साहित करें। एक और बड़ी सकारात्मक बात हुई है कि गाजियाबाद से कुछ लोगों का फोन आया कि जो उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, नवंबर-दिसंबर के आसपास ड्यू हो जाएंगे, उसमें वहाँ 100 वार्ड हैं, तो 100 वार्डों में अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को अभी से उन्होंने समूह बना लिया है और चुन करके, और अलग अलग जो संघ हैं, RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, व्यापार के संघ हैं, सब लोग आपस में मिलजुल करके और एक सामूहिक योजना बना रहे हैं कि जो सबसे अच्छा व्यक्ति है, जो सेवा कर रहा है, जो सबके प्रति संभाव रखता है, जो संविधान के प्रति आस्था रखता है, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए। तो वो कह रहे थे कि सर्वोदय भारत पार्टी, जो कि संविधान पर समर्पित है, एक तरह से भारत के संविधान की पार्टी है, उसके तत्वावधान में वो लोग लड़ना चाहते हैं, और कैमरा सिंबल है सर्वोदय भारत पार्टी का। तो वो लोग और ये भी है कि 50,000 से 1 लाख के बीच में ही एक वार्ड का व्यक्ति खर्च करेगा चुनाव में, उससे ज़्यादा नहीं। लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं, वो भी नहीं। तो एक नया प्रयोग गाजियाबाद के लोगों ने ठाना है, शुरू किया है, और उसके लिए उनका फोन आया था कि मैं आपका सहयोग, मार्गदर्शन और पार्टी के टिकट और सिंबल की अपेक्षा करता हूँ। तो ये अच्छी बात है कि चीज़ें अपने आप फैल रही हैं। प्रचार मैंने कभी अखबारों में विज्ञापन नहीं दिलाया कि सर्वोदय भारत पार्टी ये ज्वाइन करो, और या ये लोगों की अपनी आवश्यकताएं, जैसे प्रकृति प्रचारित नहीं करती है। अगर लोगों को उसका ऑक्सीजन कभी महसूस होगा, कभी सच्चाई पता लगेगी, तो उसकी महत्ता जानेंगे। तो उसी तरह से लोग शांति, सच्चाई, 100% टैक्सेस जो हम दे रहे हैं उसका सही उपयोग हो, वही सब उनकी गाजियाबाद वाले लोग इसी से प्रभावित हैं, और वो चाहते हैं कि जो टैक्सेस दिए जाएं उसका एक एक पैसे का सही इस्तेमाल हो, ऐसी व्यवस्थाएं आएं। और शुरुआत वास्तव में गांव पंचायतों और नगर पंचायतों से होगा, क्योंकि वहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। एक वार्ड को जीतने के लिए, सभासद होने के लिए और एक गांव प्रधान होने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर गांव में तो और जानते हैं, शहरों में तो थोड़ा बताने की जरूरत होगी, क्योंकि अलूफ रहते हैं, बगल वाले को ही कहीं कहीं नहीं जानते हैं। तो इसलिए गांव पंचायत सबसे आइडियल मॉडल है बिना पैसे के चुनाव का। वार्ड्स उसके जस्ट ऊपर हैं, और ये प्रयोग चूंकि गांव पंचायतों में सफल हो चुका है, 200 से अधिक गाँव में, शहरों में अब लोग खुद उत्साहित होकर के ये प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और पूरे देश के लिए और संविधान के लिए और संविधान निर्माताओं के लिए भी, संविधान सभा के लिए, राजेंद्र बाबू के लिए, और जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी प्राणों की, उन सब के लिए खुशी की बात है कि अब एक नए पौधे निकल रहे हैं लोकतंत्र के, जो वास्तव में उनके सपनों के अनुसार देश को आगे ले चलने के लिए उद्यत हैं, अग्रसर हैं। तो ये खुशी की बात है, मैंने कहा आपसे शेयर कर लें। और कुछ कविताएं आपके सामने रखता हूं, और इन कविताओं के साथ आज की भावगंगा को विराम देंगे।
तलवार उठाने की छोटी छोटी कविताएं। तलवार उठाने की इच्छा, तलवार उठाने की इच्छा तलवार में नहीं पैदा होती। तलवार उठाने की इच्छा या तलवार चलाने की इच्छा तलवार में नहीं पैदा होती। तलवार खुद नहीं चाहता कि वो कोई उठा ले या वो खुद स्वयं उठ जाए या उसे कोई चला ले। तलवार उठाने की इच्छा तलवार में नहीं पैदा होती। तलवार उठाने की इच्छा उत्पन्न होती है कोमल मस्तिष्क में। कितना भी कठोरतम व्यक्तित्व हो, लेकिन उसका मन मस्तिष्क कोमल ही होता है। तो तलवार उठाने की इच्छा तलवार में नहीं पैदा होती। तलवार उठाने की इच्छा उत्पन्न होती है कोमल मस्तिष्क में, जिसे समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। और जब वो बड़ा हो गया, वो व्यक्ति, भले ही उस समय समझाना मुश्किल हो, लेकिन बचपन में तो निश्चित रूप से उसे समझाया जा सकता था। तो बचपन में अगर संस्कार दिए जाएं अच्छे, तो तलवार उठाने की इच्छा नहीं पैदा होगी। एक धरती परिवार के रूप में रह पाएगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो पाएगा, वसुधैव कुटुम्बकम हो पाएगा। लेकिन उसके लिए हमें शिक्षा और संस्कार पर, सही शिक्षा और संस्कार पर, जोड़ने वाली शिक्षा और संस्कार पर ध्यान देना होगा। और अगर बांटने वाली शिक्षा और संस्कार हम सिखाते पढ़ाते हैं, चाहे जिस रूप में असत्य की शिक्षा और संस्कार पढ़ाते बताते हैं, चाहे अंधविश्वास के रूप में, चाहे धर्म के रूप में, चाहे रीतियों के रूप में, उनको बदलना होगा। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक जुड़ाव, यह शिक्षा का आधार होगा। और विज्ञान अर्थात सत्य ही को देखना दिखाना होगा, वो प्रक्रिया को समझना समझाना होगा। पीढ़ियों का वनवास, छोटी छोटी कविताएं। पीढ़ियों का वनवास। आजकल शहर जंगल हो गए हैं। आजकल शहर जंगल हो गए हैं। इसीलिए कोई भी राम जब वनवास के लिए गांव से शहर को निकलता है, आजकल शहर जंगल हो गए हैं, इसीलिए जब कोई भी राम वनवास के लिए गांव से शहर को निकलता है, तो सीताएं भी साथ हो लेती हैं। आजकल शहर जंगल हो गए हैं। वही है कि हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं, तो शहर हमारे जंगल हैं जिन्हें हमने बोया है, पत्थरों के जंगल। आजकल शहर जंगल हो गए हैं, इसीलिए कोई भी राम जब वनवास के लिए गांव से शहर को निकलता है, तो सीताएं भी साथ हो लेती हैं। और यह वनवास 14 स्वर्ग से देवताओं ने फूल बरसाया, इस तरह की बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो किसी ने पूछा, सतयुग, त्रेता या द्वापर में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता था तो स्वर्ग से फूल क्यों बरसते थे? तो हमारे मित्र पोपटलाल जी ने कहा, पोपटलाल जी हमारा सैटारिकल कैरेक्टर, उस जमाने से ही ये परंपरा चली आ रही है। उस जमाने से ही, व्यंग देखिए कि उस जमाने से ही ये परंपरा चली आ रही है कि अच्छा काम करने पर धरती पर तो कोई शाबाशी देता नहीं। अच्छा काम करने पर धरती पर तो कोई शाबाशी देता नहीं, फूल बरसाता नहीं, ओठ देता नहीं, अखबारों में छपाता नहीं। इसलिए आकाश को ही, देवताओं को ही बरसाना पड़ता है फूल। इसलिए आकाश को ही, देवताओं को ही बरसाना पड़ता है फूल। भावगंगा ही है, इसका प्रचार प्रसार देवता सदृश लोगों को ही करना पड़ रहा है। अनायास जो लोग एक झूठ को हजारों लाखों लोग फॉरवर्ड करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई को आगे बढ़ाने में कितने लोग कहां पर दबाने की भी कोशिशें होती हैं और उदासीन रह जाने की कोशिशें होती हैं। अभी कल मुझे आश्चर्य हुआ, एक हमारे बहुत ही रैशनलिस्ट मित्र, अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी पोस्ट डाली जो एकदम झूठ थी और देखते ही लग जाता था कि ये झूठ है। इंडियन रेलवे ने कोई 6,000 रुपए का अवार्ड की योजना, कुछ सवालों का आप जवाब दे दीजिए और होगा, और आप बाकायदा एक साइट लोगों ने आर्टिफिशियल बना करके
किया और हमारे मित्र ने फॉरवर्ड कर दिया उनके पास जितने नंबर्स या ग्रुप्स थे सब में मेरे पास आया। तो मैंने उनको फोन, तब तक मैंने फैक्ट चेक नहीं किया था, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि ये गलत लगता है, क्या आपने फैक्ट चेक किया? कहीं नहीं फैक्ट चेक तो नहीं किया, मुझे सही लगा इसलिए मैंने आपको भेज दिया और सारे ग्रुपों में सारे मित्रों को भेज दिया। मैंने कहा कि आपको क्यों सही लगा, क्या आपने फैक्ट चेक किया? तो फैक्ट चेक नहीं किया। तो जो उन्होंने कारण बताया वह कारण देश के हर नागरिक के लिए ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है और बड़ा खतरनाक है। उन्होंने किसी मिस्टर एक्स का नाम लिया, कह रहे वो तो बड़े विश्वसनीय व्यक्ति हैं। अब उन्होंने भेजा था तो मैंने सही माना। यहीं पर खतरा है। किसी को सच्चाई जानने के लिए किसी को विश्वसनीय मत मानिए, फैक्ट चेक करिए, अपनी आंखों से देखिए। कि मैंने कहा ना, चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ। जब कोई विश्वसनीय व्यक्ति कहता है ऐसा हुआ तो हम मान लेते हैं, जबकि वह हो सकता है यथार्थ ना हो, रियलिस्टिक ना हो, लेकिन और वहीं पर हम मान लेते हैं चमत्कार हो रहा है। तो यह सब गलत है, कहीं कोई चमत्कार नहीं होता। अन्यथा ये जो पेड़ है ये चमत्कार नहीं है, ये फूल खिले हुए हैं चमत्कार नहीं है, ये चिड़िया बोल रही है चमत्कार नहीं है, हम आप सामने आमने बैठ करके प्रोग्राम कर रहे हैं ये चमत्कार नहीं है। तो चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ या सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब चमत्कार है। तो फिर उसके बाद मैंने फैक्ट चेक किया और उसको उनको भेजा कि देखिए, कई जगह से उस फैक्ट को चेक किया। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी आया कि इंडियन रेलवे का कि इस तरह का एक प्रसारित किया जा रहा है, इस पर विश्वास मत करिए। तो ये है, ऐसे र्यूमर्स फैलते हैं और किसके द्वारा फैलते हैं? जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं। हमने कहा इसी तरह से आपने हजारों लोगों को भेजा, वो भी मानेंगे कि मिस्टर एक्स इतने विश्वसनीय उन्होंने भेजा होगा तो हम और भेज रहे हैं। तो झूठ विश्वसनीय व्यक्तियों के कंधों पर का सहारा लेकर के उनके पीछे से बंदूकें चलाई जा रही हैं झूठ की। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये गणेश की मूर्तियों के दूध पिलाने और उसके आसपास से ही ये सिलसिला चालू हो रहा है। इससे बचना होगा, समाज को बचना होगा। बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है, यहाँ कोई भी झूठ की चिंगारी पूरे देश में लगा करके पूरे देश को तबाह कर सकता है, गृह युद्ध में फेंक सकता है, धर्मों की लड़ाई में फेंक सकता है। बचना होगा, खुली आंखों से रहना होगा, खुली आंखों से रहिए। ये बात का प्रचार प्रसार आपको भी करना होगा कि लोग अंधविश्वासों के चक्कर न पड़े और अंधविश्वासों को फैलाएं नहीं इस तरह से। तो किसी ने पूछा, सतयुग, त्रेता या द्वापर में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता था तो स्वर्ग से फूल क्यों बरसते थे? पोपट लाल जी ने कहा, उस जमाने से ही यह परंपरा चली आ रही है कि अच्छा काम करने पर धरती पर तो कोई शाबाशी देता नहीं, फूल बरसाता नहीं, वोट देता नहीं, इसलिए आकाश को ही, देवताओं को ही बरसाना पड़ता है फूल। लेकिन अगर मनुष्य अपनी आंखें खोल करके काम करने लगे तो वो देवताओं से भी बेहतर हो जाएगा। तब ये धरती स्वर्ग लोक हो जाएगी और वहीं पर फिर लोग अच्छे लोगों को वोट भी देने लगेंगे, लोकतंत्र भी स्ट्रांग होगा। ये स्थितियां उस समय की हैं कि जब लोग अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। जिस दिन लोगों की आंखें खुल जाएंगी उस दिन फिर अच्छे लोगों की तलाश भी होगी, अच्छे कामों को पुरस्कार भी मिलेगा, फूल भी बरसाया जाएगा, अच्छे कामों की एप्रिसिएशन भी होगा और धरती पर भी। और मजे की बात यह है कि आकाश से फूल बरसता हो या नहीं, ये बेचारे पेड़ पौधे वनस्पतियां तो हमेशा हमारे लिए फूल बरसा ही रहे हैं। हम इनकी तरफ ध्यान दें और इनको अपना मित्र माने, इनसे संवाद करें, संवाद करते हैं खूब, इनसे संवाद करें तो देखिए आप देवता ही हो जाएंगे। देवता मतलब जो लेता है कम देता है ज्यादा, वो देवता है। और जो लेता अधिक है देता कम है, वही राक्षस है। एक सीधी सी परिभाषा, और कोई परिभाषा नहीं। सारे वनस्पतियां ये सब देवता हैं,
जितने प्राकृतिक तत्व हैं सब देवता हैं, नदियां देवता हैं, पहाड़ देवता हैं, हवा देवता है, पांचों तत्व देवता हैं, और हमको भी देवता बनना पड़ेगा अगर इस धरती के साथ सामंजस्य में रहना है तो। दुआ और दवा। लोग कहते हैं बीमारी में दुआ और दवा दोनों ही असर करती है। लोग कहते हैं बीमारी में दुआ और दवा दोनों ही असर करती हैं। मैंने उनके विचार जानने चाहे तो वे बोले, या मैंने किसी पोपटलाल जी से पूछा कि आपके क्या राय है इसमें, तो वे बोले बिल्कुल सही बात है ये। पहले लोगों की दुआ से, राय से, वोट से मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष आदि बन जाते हैं। फिर आराम से महंगी दवा भी हो जाती है, देश में भी विदेश में भी। इसी तरह से संबंधित है दुआ और दवा भी, और इस तरह होता है दोनों का मिला जुला असर। दुआ और दवा। लोग कहते हैं बीमारी में दुआ और दवा दोनों ही असर करती है। मैंने उनके विचार जानने चाहे तो वे बोले बिल्कुल सही है ये बात। पहले लोगों की दुआ से, राय से, वोट से मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आदि बन जाते हैं। फिर आराम से महंगी दवा भी हो जाती है, देश में भी विदेश में भी। इसी तरह से संबंधित है दुआ और दवा, और इस तरह होता है दोनों का मिला जुला असर। और एक 2 3 4 5 छोटी छोटी कविताएं देखिए। धूप बहुत तेज है, पसीना खूब हो रहा है। खबर। कौन खबर बनता है? एक शेर जंगल में विचरण कर रहा है, तितली उड़ रही है, दूर दूर तक फूल खिल रहे हैं, हरियाली महक रही है, उत्तम जीवन जिया जा रहा है, आनंद लिया जा रहा है। अखबारों में, मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं होता, इसकी कोई खबर नहीं बनती। लेकिन चिड़ियाघर खबर बन जाता है। वहाँ का एक पक्षी भी अंडा दे या कोई भी जानवर कोई भी हरकत करे तो खबर बन जाता है। क्योंकि ज़्यादातर मीडिया पर्सन्स बड़े आरामजीवी होते हैं, आराम तलब होते हैं। वो चिड़ियाघर चले जाएंगे लेकिन दूर दूर तक जाकर खबरें लाने नहीं आएंगे, दूर दूर से खबरें उनके पास नहीं आएंगी। बच्चे और बड़े। बच्चे हर चीज का खेल बना लेते हैं और बड़े हर खेल की चीज बना लेते हैं। उनके लिए कोई भी सामान उन्हें दे दीजिए, बड़े से बड़ा इंस्ट्रूमेंट या बड़े महंगी से महंगी चीज, 1-2 साल के बच्चे को आजकल मैं रोज ही देख रहा हूँ, वो उसका खेल खेलने लगते हैं, हर चीज का खेल बना लेते हैं। और बड़े, अरे सिक्का दे दीजिए आप उनको। कल मेरे बेटी के बेटे को उसको कुछ सिक्के दिए, तो ये नहीं कि सिक्के की वैल्यू समझे कि वो इसका क्या कुछ है, नचाने लगा, फेंकने लगा, ये 2 सिक्के रख के एक से दूसरे को मारने लगा। जितने तरह से सिक्के के प्रयोग हो सकते उसको चक्की की तरह से घुमाने लगा। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था 15-20 तरह के खेल उसने उन सिक्कों से खेले। और हम क्रिकेट के खेल में भी सिक्के निकाल लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, बिजनेस निकाल लेते हैं। तो बच्चे हर चीज का खेल बना लेते हैं और बड़े हर खेल की चीज बना लेते हैं। शिशु तो ईश्वर था, माहौल, परिवेश या संस्कारों ने उसे आदमी बना लिया। इसको मैं अक्सर कहता हूँ। शिशु के पास तो संबंधों, भावों, जुड़ावों का अनंत आकाश था। परिवेश ने कुछ रिश्ते, कुछ नाम गढ़ लिए, और उसके पास ध्वनियों का समंदर था। 6 महीने से साल, 1.25 साल, 1.5 साल तक बच्चे इतनी तरह से आवाजें निकालते हैं जिससे दुनिया की सारी भाषाएं बोली जा सकती हैं। और फिर जो उसके माता पिता उन ध्वनियों में से जो अपने शब्द के नजदीक पाते हैं उनको रिपीट करते हैं, और फिर बच्चा उनके रिपीटिशन को और रिपीट करता है, तो उसी के द्वारा वो उसके अंदर एक शब्द निर्माण होता जाता है। शब्द निर्माण, बोलने की कला आती, शब्दों के बोलने की कला आती जाती है या बोलने लगता है।
तो उसके पास तो ध्वनियों का समंदर था। परिवेश ने उसमें से कुछ शब्द, एक भाषा निकाल ली। शिष्य तो ईश्वर था। माहौल, परिवेश या संस्कारों ने उसे आदमी बना लिया। वही माहौल, परिवेश, संस्कार, शिक्षा, इसी के द्वारा हम गढ़ते हैं। उससे तो ईश्वर, वो तो ईश्वर था, संपूर्णता में था। उसमें से हम उसको थोड़ा काट छांट करके आदमी बना लेते हैं। यही कटाई छटाई न करके उसकी विराटता को जीवित रखें तो वो ईश्वर रहेगा, सबसे जुड़ाव महसूस करेगा। जुरिडिक्शन, एक जुरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र का होता है, एक सेवा क्षेत्र का। हमारा एक दायरा, एक जुरिडिक्शन, एक कार्य क्षेत्र। जैसे होता है ना कि इनका जुरिडिक्शन ये है, इस कार्य का। प्रधानमंत्री का जुरिडिक्शन पूरा देश है, मुख्यमंत्री का पूरा प्रदेश है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक जिला होता है। इसी तरह से जो जुरिडिक्शंस होते हैं, तो एक जुरिडिक्शन अधिकार, और ये ज्यादातर अधिकार क्षेत्र का जुरिडिक्शन होता है। एक होता है सेवा क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र के जुरिडिक्शन में ट्रांसफर हो सकता है और घटता बढ़ता भी रहता है, वह दूसरों के वश में रहता है। प्रधानमंत्री भी है, 5 साल के बाद चुनाव में या मध्यावधि चुनाव में से उसका जुरिडिक्शन, मतलब उसको उस लोगों के वश में है कि फिर वो उस व्यवस्था का भार उस पर रहे या नहीं रहे। तो वो जो अधिकार और व्यवस्था का भार है वो दूसरों के वश में होता है। सेवा क्षेत्र का जुरिडिक्शन हमारे अपने वश में होता है। सेवा क्षेत्र का जुरिडिक्शन हमारे अपने वश में होता है। अगर हम चाहे शिक्षक हैं, चाहे डॉक्टर हैं, और चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के रोगियों की सेवा करना चाहें, हमें कौन रोकता है? हम कर सकते हैं। हम लोगों को शिक्षा संस्कार के लिए कार्य करना चाहते हैं, पूरी धरती के लिए करना चाहते हैं, कौन रोक सकता है? सेवा क्षेत्र में कहीं कोई बाधा नहीं है। जहां आप निस्वार्थ भाव से इन सब का, जितने मनुष्यों के अलावा जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु हैं, उनका जुरिडिक्शन पूरी धरती है। एक चीज ये भी एहसास करने की है कि मनुष्यों के अलावा जितने जीव जंतु, वनस्पतियां हैं इस धरती पर, सबका जुरिडिक्शन, सबका सेवा क्षेत्र पूरी धरती है। तो सेवा क्षेत्र का जुरिडिक्शन हमारे अपने वश में होता है। वो निरंतर बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। यही जीवन की सार्थकता है और समृद्धि है। हमारे सेवा क्षेत्र का जुरिडिक्शन पूरी धरती हो जाए, जैसे अन्य जीव जंतु वनस्पतियों का है, तो यही हमारी सार्थकता है, समृद्धि है, मोक्ष है। बस एक और सुना करके आज की अपनी भावगंगा आज यहाँ पे विराम देंगे। प्रचार और उपलब्धियां, किसी की उपलब्धियां ही उनका प्रचार होती हैं। किसी की उपलब्धियां ही उनका प्रचार होती हैं, और किसी का प्रचार ही उनकी उपलब्धियां होती हैं। किसी की उपलब्धियां ही उनका प्रचार होती हैं, और किसी का प्रचार ही उनकी उपलब्धियां होती हैं। प्रचार और उपलब्धियां तभी होती हैं संतुलित, जब कार्य के अलावा प्रचार पर कोई प्रयास नहीं किया जाता। प्रचार के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया जाता। कार्य बादल की तरह से रहते हैं और प्रचार छाया की तरह। कार्य बादल की तरह से रहते हैं या और प्रचार छाया की तरह, या कार्य हम चल रहे होते हैं और प्रचार हमारी जो इमेज बन रही है उसकी तरह, छाया जो बन रही है। तो यहीं अपनी बात समाप्त करें। इसके पहले एक और कविता जो मैंने कई बार कही भी है, और दुखद पहलू प्रचार का यह है कि ज्यादातर सरकारें तथा कथित जो हमारी सरकारें, जनता की सरकार हमेशा जनता की होती है, चाहे
केंद्र हो या राज्य हो, वह हमारे ही दिए गए पैसे से काम नहीं कर रही, प्रचार ज्यादा कर रही है। प्रचार बिल्कुल बैन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पे सख्त मोटो लेकर के एक बार लिया भी था, लेकिन बाद में केवल इतने पर रह गया कि फोटो नहीं लगेगी, लेकिन अब फोटो भी लगने लगी है। फिर उसको रिवाइज कर दिया कि किसी व्यक्ति की फोटो नहीं लगेगी। प्रचार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रचार केवल अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए केवल फैक्चुअल होना चाहिए, उसमें भी किसी व्यक्ति की फोटो या हाईलाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा संसाधन जनता का है। जो लोग वहाँ पर मंत्री प्रधानमंत्री हैं, वह केवल जनता के सेवक के रूप में वहाँ पर हैं और जनता के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलती है। फिर वो अपना प्रचार क्यों करते हैं? तो जीवंतता, जब भी बाहरी चमड़ी पपड़ी सड़ती है तो अंदर ही अंदर एक नई पपड़ी बन रही होती है। आप कोई फोड़ा वगैरह देखिए, अगर वो फोड़ा ठीक होने लगता है तो ऊपर की पपड़ी तो सड़ करके निकलने लगती है और अंदर एक नई पपड़ी बन रही होती है। यही पहचान है जीवन की, जीवंतता की, जीवन सिस्टम की। हमारे अंदर एक नई व्यवस्था की पपड़ी बन रही है। हमारा आज का जो स्वरूप लोकतंत्र का है वह कितना भी गड़बड़ है, सड़ रहा है, उसमें हमारे टैक्सेस का दुरुपयोग हो रहा है, कितना डिले हो रहा है न्याय में भी, कार्य में भी, लेकिन और हम गलत तरीके से वोट भी दे रहे हैं, ये सब सड़न है। लेकिन उसके अंदर अंदर कहीं ना कहीं एक नई व्यवस्था की पपड़ी बन रही है, रूप ले रही है। जरूर हमारी व्यवस्था अभी जीवंत है और वह जो अंदर की पपड़ी रूप ले रही है वह लोगों की इच्छा की अब सही तरफ जाएं। हैंडपंप से सही साफ पानी आने के ट्रेसेस इधर उधर, वही जो है इसके लिए नई पपड़ी अंदर अंदर बन रही है स्वभावतः, प्राकृतिक रूप से। तो इसी के साथ भावगंगा का आज का ये 148वां अंक समाप्त होता है। आज का आपका दिन शुभ हो। आज खूब चिड़ियाँ बोल रही हैं चारों तरफ, बहुत खुशी की बात है। बड़ी मीठी आवाज़ में चिड़िया बोल रही है।